गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी है वो फेयर चल रही होगी, वो अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर पूरी जो आपकी यूपीएससी की तैयारी है वो फ्री में शुरुआत की गई है। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारा इनिशिएटिव पिछले कई सालों से चल रहा है और ये नया बैच शुरू किया गया है उन बच्चों के लिए जो 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, यूपीएससी के 26, 27 और 28। अगर आपको इन 4 सालों में किसी भी साल यूपीएससी के एग्जाम को देना है तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल निशुल्क तैयारी है, आपको पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे पढ़ाया जाएगा और इसी के साथ साथ आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, मुहैया कराई जाएंगी। जिन जिन स्टूडेंट्स को, जिन्होंने इकोनॉमी की क्लास की है, जिनको यहां पर जो फ्री है बुक्स वो मिली है, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आप लोगों को फ्री में यहां पर बुक्स मुहैया कराई गई हैं, ताकि और बच्चों को भी विश्वास बने, विश्वास उनमें बन सके। ठीक है, अब जो बच्चे आज इस बैच से नए नए जुड़े हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासेस हुई हैं पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी से शुरुआत की गई है, सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासेस हुई हैं। अगर वो क्लासेस आपने नहीं भी की हैं तो आज से ये नई शुरुआत है, बिल्कुल जीरो से नई शुरुआत है। और आपको ये यकीन मानिए, पूरा जो यूपीएससी का सिलेबस है वो फिंगर पे होगा, एक भी प्रश्न आपको इंडियन पॉलिटी से नहीं छूटेंगे। ठीक है, और जो बच्चे क्लासेस कर रहे हैं आप प्लीज बताएं कि पढ़ाने का जो तरीका है क्या आपको पसंद आ रहा है और आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कुछ बदलाव करने चाहिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि 5 लोगों को जरूर इस वीडियो को शेयर किया करें। आप एक एक स्टूडेंट अगर 5 लोगों को शेयर करेंगे तो और लोगों तक पहुंचेंगी ये वीडियो। और आपको जैसा कि पता है यहां पर कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, तो आपके लिए यही फीस है कि 5 लोगों को इस वीडियो को शेयर किया करें, रोज प्रतिदिन डेली। ठीक है, अब चलिए ज्यादा समय ना लेकर आपकी ये शुरुआत करते हैं क्लास की। और आप बच्चे जो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, आप नोट्स, मैं बार बार कहता हूं नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, अब देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इसमें एनसीईआरटी जो आपकी है, ठीक है, एनसीईआरटी जो है ये इसमें कवर की जाएगी, कवर कराई जा रही इसी क्लास में। और इसी के साथ साथ आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है या रेफरेंस बुक है ये भी इसी में कवर हो रही हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और किसी प्रकार की भय या इस तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें इसी में कवर कराई जा रही हैं। अब इसी के साथ साथ जो आपकी बुक्स हैं, ये बुक्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जा रही हैं। इकोनॉमी की जो क्लास है उसकी 19 क्लासेस हुई हैं, इसकी जो बुक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब जो पॉलिटी की आपकी क्लासेस शुरू हो रही है आज से, इसमें क्या होगा, इसमें आपको 4 से 5 दिनों में आपको पूरी जो बुक है वो पॉलिटी की आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे देखने को मिलेंगे। किस पे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगी। और उन्हीं बच्चों को ये प्रोवाइड की जाएंगी बुक्स जो क्लासेस कर रहे हैं, करेंगे या फिर नोट शेयर करेंगे हमारे साथ। ठीक है, मतलब आपको क्लासेस करना है तो करना है। ठीक है, ये सुविधाएं सिर्फ कई बच्चों के मैसेजेस सिर्फ आते हैं कि बुक से रिलेटेड, तो प्लीज आप क्लासेस करें, आपको सारी चीजें मुहैया यहां कराई जाएंगी। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और ये आज की जो क्लास शुरू हो रही है वो बिल्कुल ये समझिए पहली क्लास है। बिल्कुल अभी तक का जो हमने देखा वो छोटे छोटे कीवर्ड्स थे, तो आज की क्लास ये मानिए पहली क्लास है। जिन्होंने अभी तक की क्लासेस नहीं की उन्हें भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक पहले से क्लास आज की शुरुआत की जा रही है। और यहां से हम कोर पार्ट में एंटर कर जा रहे हैं, बिल्कुल यूपीएससी के आपका इंडियन पॉलिटी के सब्जेक्ट में एंटर कर जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज शुरुआत करेंगे हम भारतीय संविधान से। कि देखिए जब भी बात आती है पॉलिटी की, राज्य व्यवस्था की, तो शुरुआत संविधान से होती है। हमने इससे पहले संविधान को देख लिया कि क्या है, कैसे है। ठीक है, अब थोड़े से घटनाक्रम को देखते हैं, संविधान किस तरह से बना, कैसे ये घटनाक्रम चीजें आगे बढ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत कहां से कर रहे हैं? भारतीय संविधान से। कहां से? भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, अच्छा लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, क्या पढ़ा, कितने कीवर्ड्स पढ़े अभी तक की क्लासेस में, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं और नोट्स बनाते चले। ठीक है, देखिए
भारतीय संविधान की जब भी बात आती है तो क्या जब भारत का संविधान बना उससे पहले पहले क्या कंडीशन थी भारत की? तो आप सभी जानते हैं भारत पर क्या अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज अपने हिसाब से ही क्या करते थे, नियम कानून बनाते थे और ये सारी चीजें वो अपने हिसाब से करते थे, अपनी ये कहें कि उनके प्रॉफिट के हिसाब से सारी चीजें यहां पर चला करती थी। वो जो संविधान उनके थे, जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए बनाया और उसी हिसाब से भारत का, इंडिया का क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन किया, शोषण किया। ठीक है, अब जब इंडियंस को ये लगा कि यार ये हमारा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो यहां पर बात आई कि ये जो रूल रेगुलेशन अंग्रेजों द्वारा बनाए गए हैं वो क्यों ना ये रूल्स और रेगुलेशन हमारे हों, ये रूल्स और रेगुलेशन, ये जो संविधान है वो उनका क्यों हो, ये संविधान हमारा होना चाहिए, हमारे द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर संविधान बनाने की बात छिड़ी। किसकी बात छिड़ी? आपके भारतीय संविधान बनाने की बात छिड़ी। ठीक है, अब 1946 में इसके लिए सबसे पहले क्या किया गया, एक संविधान सभा बनाई गई। किसके लिए? वही इंडिया के जो संविधान बनाने के क्रम में सबसे पहले 1946 में क्या किया गया, 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई भारतीयों द्वारा। क्या है? संविधान सभा का गठन, सभा का गठन, ठीक, गठन, सॉरी। ये कब? 1946 में ये बनाया गया। अब ये 1946 में जब ये संविधान सभा बनाई गई तो अब इस पर आगे ये बात आया कि इस संविधान सभा, ये जो सभा होगी, इनमें कौन कौन से लोग होंगे, कौन कौन से लोग इसमें भागीदारी करेंगे, कौन कौन से लोग ऐसे होंगे जो इस सभा में बैठेंगे और भारतीय संविधान जो बनेगा उसमें भागीदारी लेंगे। वो बताएंगे कि ये चीजें इस तरह से, मतलब सहमति, कौन कौन से लोग होंगे जो इस पर सहमति जताएंगे कि संविधान सभा जो आपका संविधान है वो कैसे होगा, किस हिसाब से होगा। तो अगर आपको पता है कि संविधान सभा में जो गठन हुआ था उनमें कौन कौन से लोग शामिल थे, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर किसी ने पढ़ा है इससे पहले कि संविधान सभा में कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन कौन से लोग, तो आप इस बात को समझिएगा। कुल मिलाकर इस संविधान सभा में कुल मिलाकर कितने, 379 लोग जो है इसमें शामिल थे, जो कि कहां, देश के विभिन्न विभिन्न प्रांतों से आते थे, शामिल थे, जो कि देश के कहां से, देश के विभिन्न डिफरेंट पार्ट्स इंडिया के, वहां से आए थे, विभिन्न विभिन्न प्रांतों से आए थे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा जो संविधान है वो संविधान सिर्फ मुट्ठी भर लोग जो एक क्षेत्र के थे उन्होंने मिलकर हमारा संविधान बना दिया, नहीं। 389 पीपल ये जो थे, ये 379 लोग क्या थे, 89 लोग देश के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग प्रांतों से आए थे। मतलब कहने का है जो हमारा संविधान बना, ऐसा नहीं है कि मुट्ठी भर लोग एक क्षेत्र के थे, एक ही एरिया के थे, उन्होंने मिलकर संविधान बना दिया, वो संविधान भारत पर लागू हो गया। तो ऐसा नहीं है कि वो मुट्ठी भर लोग एक क्षेत्र के थे, बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है हमारा संविधान। पूरे देश के लोगों की सहमति संविधान में थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप जब भी इस पर बात करें तो बिल्कुल इसका क्या अर्थ निकल रहा है, 389, ये जो 379 लोग आपके अलग अलग देश के विभिन्न विभिन्न प्रांतों से आए थे, इसका यही मतलब है कि पूरे देश की सहमति, पूरे देश की भागीदारी भारतीय संविधान में थी। मतलब ये हमारा संविधान ऐसे ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो 389 ये लोग जो थे उनमें कुछ खास लोग थे जिनके नाम याद होने बहुत जरूरी हैं। कि देखिए हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे और हमारी जो सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित, ऐसे कुछ लोग थे जो नामी लोग जिन्होंने क्या संविधान सभा में भाग लिया, इन 389 लोगों में थे और संविधान बनाने में यहां पर क्या किया, यहां पर मदद की। तो मुख्य लोगों के कुछ नाम आपको याद होने चाहिए। क्या भैया? जो आपके जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित,
विजय लक्ष्मी पंडित। और कौन कौन से लोग थे? और कौन कौन से लोग थे? अच्छा, ये जो नाम इसलिए आपको बताया जाता है कि आप जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की बात करें, बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो चेहरे हैं, इन्होंने हमारे संविधान को बनाने में एक रूपरेखा यहां पे प्रस्तुत की। अब ये कह सकते हैं कि हमारा संविधान यही इनकी ही झलक है। ठीक है, क्या है? इनकी ही झलक है। तो ये लोग कुछ लोग थे, और इसी हिसाब से आपके अब्दुल आजाद कलाम जो थे वो भी इसमें शामिल थे। आप लिख सकते हो अब्दुल आजाद कलाम। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग, अब्दुल आजाद कलाम। ठीक है, तो ये लोग जो थे, ये लोग इसमें शामिल थे। अब जो इस संविधान सभा थी, उसके जो अध्यक्ष बने वो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र बाबू उसके अध्यक्ष बने। इसके संविधान सभा का जो गठन किया गया, ये संविधान सभा याद रहे क्यों बनाई गई थी? हमारा जो भारतीय संविधान है उसे बनाने के लिए ये संविधान सभा क्या है? बनाई गई थी। किस लिए? हमारे जो संविधान, भारतीय संविधान है उसे बनाने के लिए क्या है? ये संविधान सभा बनाई गई थी। तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे इस संविधान सभा के? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ये बातें, ये बेसिक बातें। अब जो आज टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, ये टॉपिक स्टेट पीसीएस, आप कहीं क्लासेस करते होंगे, ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन पढ़ाया जाना चाहिए। यूपीएससी तो सही है, पीसीएस हो गया आपका, छोटे छोटे एग्जाम्स हो गए, ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं, लगातार पूछे। यूपीएससी भी छोटे छोटे टॉपिक्स, अभी जब आगे मैं अभी क्लास में, इसी क्लास में पढ़ाऊंगा, तो ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के दिलचस्प, ये कह सकते हैं पहलू हैं, दिलचस्प सेगमेंट्स हैं जिसपे यूपीएससी क्वेश्चन करता है घुमा फिरा के। ठीक है, तो क्या है भैया, ये लोग क्या है? जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरोजनी नायडू हो गए, विजय लक्ष्मी पंडित हो गए, अब्दुल आजाद कलाम हो गए। ये लोग क्या थे? शामिल थे। और इसके अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। तो भैया अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष यहां पर लिख लीजिएगा, अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब ये इसको नोट डाउन कर लें, और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ये बेसिक शुरुआत मैं कर रहा हूं कि किस तरह से हमारी संविधान सभा की शुरुआत कैसे हुई, गठन कैसे हुआ, क्यों अवधारणा बनी संविधान बनने की। और जब संविधान बनने की अवधारणा बनी तो ऐसा नहीं था कि मुट्ठी भर लोग थे संविधान में बनाने, बल्कि देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए लोग थे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लें। क्या करें? इसे नोट डाउन कर लें। अब देखिए, सभा जो है हमारी बनी थी, ये इसके सभा के एक प्रारूप कमेटी भी बनी। क्या? एक प्रारूप कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी भी बनी इस सभा की। कौन? ये जो सभा आपकी संविधान सभा बनी, इसकी एक ड्राफ्ट कमेटी भी बनी। यानी कि ये लोग तो शामिल ही थे, लेकिन इन लोगों के शामिल होने के साथ साथ एक कमेटी भी बनाई गई। कौन सी कमेटी? प्रारूप कमेटी बनाई गई। क्या बनाई गई? मैं इसको इरेज करता हूं। एक प्रारूप कमेटी भी बनाई गई, इसको नोट डाउन कर ले। प्रारूप कमेटी भी बनाई गई। अभी मैं बताता हूं ये क्या है प्रारूप कमेटी। क्या है? इस संविधान सभा की एक प्रारूप कमेटी भी बनाई गई। ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ड्राफ्ट कमेटी भी बनाई गई। अब ये जो ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई, इसके भी अध्यक्ष नियुक्त किए गए, इसके भी प्रेसिडेंट बनाए गए। कौन थे इसके प्रेसिडेंट? आपके अंबेडकर जी, हमारे अंबेडकर जी थे। कौन थे? हमारे अंबेडकर जी। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे बी आर अंबेडकर जो थे वो क्या बनाए गए? इसके प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। अब ये प्रारूप कमेटी का काम क्या था? ये तो संविधान सभा बनाई गई, गठन किया गया किस लिए? भारतीय संविधान जो है वो बनाने के लिए। और ये जो प्रारूप कमेटी बनाई गई, ड्राफ्ट कमेटी, उसके अध्यक्ष किसे बनाए गए? ये अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष किसको बनाया गया? या अंबेडकर जी को बनाया गया। ठीक है, बी आर अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब ये प्रारूप कमेटी का काम क्या था? काम था कि संविधान को, हमारे भारतीय संविधान को लिखने का काम किसका था? इसी प्रारूप कमेटी का था, यानी कि इसी ड्राफ्ट कमेटी का था। क्या काम था? इसी को संविधान लिखने का काम दिया गया। किसको काम दिया गया? इसको संविधान लिखने का काम दिया गया। तो लिख लीजिए, क्या है? संविधान
लिखने का काम किसको दिया गया? लिखने का काम किसको दिया गया? प्रारूप कमेटी को दिया गया। अब जब संविधान लिखने का काम दिया गया तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या है? बनकर क्या हो गया? ओके हो गया, बनकर ओके हो गया। और क्या हो गया? 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? ये लागू हो गया। क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। ये देखिए, ये जो चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब इन बेसिक चीजों से बहुत ज्यादा आप ये कह लें कि यूपीएससी इंप्लीमेंट करके कहीं उठा के पूछेगा, तो इसमें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी इन सब चीजों से आगे की चीजें जोड़े, इसलिए मैं इसको डिस्कस किया, ठीक है। अदरवाइज ये तो आप इन चीजों को तो आपको नोट्स में भी दिया जा सकता था, एक कॉन्सेप्ट आपका बनाने के लिए, अभी इससे चीजें ताकि आगे लिंक हो सके, ठीक है। तो भैया क्या है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष अंबेडकर जी थे, बी.आर. अंबेडकर, और इनका काम क्या था कि भैया संविधान का लिखने का काम इनको दिया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हो गया, इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ क्या था, इस तरह से भारतीय संविधान का क्या था, ये काम कुछ आप इस तरह से दिखता है, ठीक है। चलिए, अब भारतीय संविधान तो बनकर आपका तैयार हो गया, ठीक है, भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। अब बात आती है कि हमारा जो संविधान बना भारतीय, उसका जो आप ये कह सकते हैं फॉर्मेट कैसा है। फॉर्मेट का मतलब उसकी जो रूपरेखा है वो कैसी है। क्या हमारा भारतीय संविधान सिर्फ यहीं से हमारे लोकल से ही लिया गया है, या फिर अन्य देशों से भी लिया गया है। तो जो भारतीय संविधान में चीजें डाली गई हैं, जो स्रोत हैं, जो सोर्सेस हैं भारतीय संविधान में लिखे गए हैं, ये चीजें ऐसा होने चाहिए, फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, डीपीएसपी है, ये जो सारी चीजें हमारे संविधान में डाली गई हैं, ये कहां से ली गई हैं? ये और अन्य देशों से ली गई, अन्य देशों के संविधान से भी ली गई हैं। ये हमारा संविधान सिर्फ क्या है, सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, मतलब हमारे एक ही सोच का है, बल्कि क्या है भैया, ये डिफरेंट कंट्रीज जो थी, उनके यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके यहाँ से भी अच्छी चीजें लेकर हमारे संविधान में डाली गई हैं। तो क्या है इसकी रूपरेखा, क्या है, स्रोत क्या है हमारे संविधान का? संविधान का स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? तो भैया जो हमारा संविधान है वो उसका स्रोत, यानी कि हमने क्या किया, हमने अमेरिका के संविधान से भी क्या किया, वहां से चीजें उठाई और अपने संविधान में डाली। क्या है, हमने क्या की, अमेरिका से भी ली, ब्रिटेन से ली, कनाडा से भी ली, आयरलैंड से भी ली, ऑस्ट्रेलिया से भी ली। तो ये क्या है, ये डिफरेंट कंट्रीज जो हैं, जहां से हमने संविधान, वहां के संविधान से चीजें थोड़ी अच्छाइयां उठाई और अपने संविधान में भी ली, स्रोत लिया, सोर्सेज लिया, ठीक है। तो क्या है भैया, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ये सब कंट्रीज ऐसी हैं जहां से हमने क्या किया, जहां से हमने इनके संविधान की अच्छी चीजें भी हमने अपने संविधान में डाली, ठीक है। अब देश ऐसा थोड़ी ना है कि जो यहां पर संविधान है वो संविधान बेकार ही है, नहीं, वहां भी अच्छी चीजें थी, तो हमने क्या किया, जो अच्छी चीजें थी उसको अडॉप्ट कर लिया और बेकार चीजों को बाहर फेंक दिया। ब्रिटेन की भी कुछ अच्छी चीजें थी जो हमने अडॉप्ट किया, और क्या किया, और चीजों को बाहर कर दिया। तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और क्या हो गया आपका, आयरलैंड हो गया, और दक्षिण अफ्रीका हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब कुछ ऐसे देश हैं जहां से हमने क्या किया, अडॉप्ट किया। क्या, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस भी हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां से हमने क्या लिया, यहां के संविधान से भी चीजों को उठाकर अपने संविधान में अडॉप्ट किया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी क्या है, कंट्रीज हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आप जो कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, आपका फ्रांस हो गया, और आपका रूस भी हो गया, रूस भी है इसी में, और हमने जर्मनी से भी लिया है, जर्मनी से भी लिया है। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां से हम यहाँ के संविधान से हमने उठाया कुछ चीजें और अपने संविधान में ली हैं, ठीक है। अब ये क्या क्या लिया है, जैसे हमने जैसे आपका जो मूल अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, वो किस कंट्री से लिया, या फिर मतलब ये कहने का है, ये आपके लिए एक होमवर्क देता हूं कि हमने अमेरिका से क्या लिया,
ब्रिटेन से क्या लिया, कनाडा से क्या लिया, इन कंट्री से क्या क्या लिया, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो हमारा ओनली यूपीएससी का जो नोट्स होगा, जो क्लास नोट्स होगा, उसमें ये सारी चीजें डिटेल में आपको दी रहेंगे। अब यहाँ पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि क्या क्या लिया। स्टेट पीसीएस में ये चीजें थोड़ी बहुत पूछी जाती है, इसलिए आपको नोट्स में, हमारे ओनली यूपीएससी के नोट्स में ये चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी कि क्या क्या लिया, कहां से लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ऑन बोर्ड डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं, ये चीजें सिर्फ याद होनी चाहिए कि यहां से ये लिया, यहां से ये लिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका संविधान का इस तरह से गठन हुआ, इस तरह से चीजें आगे बढ़ी, और हमने इन कंट्रीज से क्या क्या है ये टॉपिक्स लिए हैं, क्या लिए हैं, वो आपको हमारे क्लास नोट से भी मिल जाएंगे, जो कि आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो ये क्या है, नोट डाउन कर लें। अब ये नोट डाउन करने, इसी के साथ साथ क्या है, इसी के साथ साथ आप नोट्स बनाते चलें, और प्लीज कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको क्लास जो है वो कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए, क्लास कैसी लग रही है, ये सारी चीजें आप क्या करना है, आपको बताना है। और एक ये करें कि मैंने बार बार बोला है कि जो आपका ये लेक्चर है, क्लास है, वो अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करें, लाइक का बटन दबाया करें, ताकि और लोगों तक भी ये क्लासेस पहुंचे। फ्री ऑफ कॉस्ट जो इनिशिएटिव है हमारा, वो और लोगों तक भी पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब कमेंट सेक्शन में प्लीज ये बताएं कि चीजें समझ में आ रही हैं, समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। चलिए, अब हम बढ़ते हैं इंडिया के प्रीएम्बल पर, जो प्रस्तावना है हमारी संविधान की, उसका थोड़ा जिक्र करते हैं। क्या है, जो प्रीएम्बल है हमारे संविधान का, ये उस पर थोड़ा जिक्र करते हैं। अभी ये क्या है, एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड को हम खोलकर यहां देखेंगे। ठीक है, जो प्रीएम्बल है आपका, क्या है, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, जो हमारे संविधान का प्रीएम्बल है। अच्छा, ये बताएं किसको किसको पता है कि संविधान का प्रीएम्बल क्या होता है, प्रस्तावना क्या होती है। कमेंट सेक्शन में बताएं जिनको पता है कि संविधान में, आपको ये साइड में दिख रहा है, ये साइड में आपको दिख रहा होगा ये इमेज, ये आपको मालूम है ना कि हर एनसीईआरटी अगर आप खोले तो हर एनसीईआरटी की किताब पर शुरुआत में ही ये सामने प्रीएम्बल आपको नजर आता है। ये प्रीएम्बल का अंदर तो छोड़ दीजिए, अभी क्या है, ये प्रीएम्बल होता क्या है, प्रस्तावना होती क्या है, ये प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं अगर किसी को मालूम है कि प्रस्तावना जो है वो होती क्या है, प्लीज बताएं। तो चलिए, ये आपको दिख रहा है ना, इसी पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यही प्रस्तावना है, यही प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल होता क्या है, क्या है ये प्रीएम्बल होता क्या है। भारत की प्रस्तावना आपको दिख रही है पूरे स्क्रीन पर कि भारत की प्रस्तावना में क्या क्या, ये जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, इन कीवर्ड्स को हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि प्रभुत्व संपन्न, जैसे आपका शुरुआत में क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, क्या लिखा है, प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या है, और इसी के साथ साथ समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो कीवर्ड्स हैं उसका मतलब क्या है, इसका मतलब यूपीएससी क्या है ये पूछता है। कभी आपका 2020 उठाकर देखें, वहां पर एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था। ठीक है, अब स्टेट पीसीएस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक वर्ड को डिफाइन करेंगे। और नीचे जो आपका लिखा है, जैसे समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता, ये जो शब्द लिखे हैं इसको हम फंडामेंटल राइट में देखेंगे आगे। लेकिन अभी ये जो 4 शब्द हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन से, आपके प्रभुत्व संपन्न राज्य, ये जो साइड आपको दिख रहे हैं ऊपर हेडिंग में, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, चलिए, तो आपका सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्रभुत्व संपन्न राज्य का मतलब क्या है। क्या है, भारत एक क्या है, प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा। क्या होगा, इसका मतलब क्या है, सोवरेन स्टेट का मतलब क्या है, प्रभुत्व संपन्न राज्य, सोवरेन स्टेट का मतलब क्या है, किसी को पता है ये प्रभुत्व संपन्न राज्य का क्या मतलब है, क्या मतलब है ये प्रभुत्व संपन्न राज्य का। देखिए, यहां पर इसकी मीनिंग आप इस ऐसे आसान शब्दों में समझे कि भारत, आप जो है, आप बड़े हो गए हैं, अब आप अपने डिसीजन क्या है, आप अपने डिसीजन खुद लेते हैं। ठीक है, कोई दूसरा नहीं होता आपका डिसीजन लेने वाला। ठीक है, तो आप क्या है, आप अब तर्क शक्ति सब कुछ है आप में। ठीक है, तो यहां पर भी ठीक उसी प्रकार से समझिए कि बाहर का कोई भी व्यक्ति,
भारत के आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में फैसले नहीं लेगा। भारत खुद इतना सक्षम है कि सारे फैसले भारत लेगा। मतलब भारत के आंतरिक, मतलब भारत के हर राज्यों के फैसले और बाहरी जो सीमाओं से सटे फैसले हैं वो भारत लेगा, कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा। ब्रिटेन ने भारत पर राज किया, ठीक है, वो आकर क्या करें, अपने उन्होंने क्या रूल रेगुलेशन सारे उन्होंने बनाए, अपने हिसाब से राज किया भारत पर। तो जब संविधान बना अपना तो कहा गया भैया ये क्लियर कट कि ये हमारा राज्य, हमारा देश प्रभुत्व संपन्न होगा, इसीलिए भारत की प्रस्तावना में ये डाला गया। ठीक है, तो क्या है भैया कि हमारा जो राज्य है, हमारा देश जो है वो अपने फैसले, भारत क्या है, भारत अपने क्या है, अपने आंतरिक एवं इंटरनल और एक्सटर्नल जो डिसीजन है, अपने भारत अपने आंतरिक एवं बाहरी फैसले स्वयं लेगा। ठीक है, और इसमें किसी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। भारत स्वतंत्र है। क्या है, भारत स्वतंत्र है अपने फैसले लेने के लिए। क्या है, भारत के पास फ्रीडम है कि अपने फैसले भारत स्वयं ले। ठीक है, तो भैया कोई बाहरी व्यक्ति आकर यहां पर शासन नहीं करेगा, कोई बाहरी व्यक्ति हम पर राज नहीं कर सकता। हम इतने सक्षम है, भारत इतना सक्षम है, हम सोने की चिड़िया कहे जाते हैं। तो भैया ये हम इतने सक्षम हैं कि हम अपने फैसले खुद ले सकें। ठीक है, हम अपने डिसीजन खुद ले सकें। तो इसी का यही अर्थ निकलेगा आपके प्रियम्बल्स में, जो प्रभुत्व संपन्न राज्य यानी कि आपका सॉवरेन स्टेट की बात कही गई है, वो यही है कि हम अपने इंटरनल जो डिसीजन है और एक्सटर्नल डिसीजन खुद लेंगे। हम अपने सीमाओं से संबंधित डिसीजन, सीमाओं से संबंधित फैसले, हमारे आंतरिक जो अंदर देश राज्य के फैसले, सब कुछ हम लेंगे, बाहरी व्यक्ति इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, और अगर फैसले करोगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए अब ये क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए अगला एक शब्द मैंने आपको दिखाई, ये साइड में दिख रहा है आपको, समाजवाद। ये समाजवाद का क्या मतलब है ये देखते हैं, क्यों प्रियम्बल में, प्रस्तावना में ये शब्द समाजवाद जोड़ा गया, मतलब दिया गया। अभी इस पर एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट चीजें। समाजवाद क्या है, ये समाजवाद, चलिए क्या है ये समाजवाद। समाजवाद का क्या मतलब है, किसी को मालूम है? समाजवाद कल मैंने कुछ आपको टॉपिक पढ़ाया था क्या इससे रिलेटेड कुछ, तो प्लीज अगर आपको मालूम है समाजवाद, कमेंट सेक्शन में बताएं क्या है समाजवाद। ये सोशलिस्ट क्या है, क्या है ये सोशलिस्ट, सोशलिस्ट क्या है प्लीज बताएं, ये सोशलिस्ट क्या है, सोशलिस्ट क्या है प्लीज बताएं। देखिए जब भी समाजवाद शब्द संविधान की प्रस्तावना में जब दिया गया है तो इसका यह मतलब निकलता है कि भारत की सरकार जो है, हमारी सरकार क्या है, आर्थिक समानता लाने का प्रयास करेगी। अब देखिए इसका क्या मतलब निकला है कि अभी मैं और डिस्कस करता हूं क्या है मतलब, भारत की सरकार क्या है, आर्थिक समान, लोगों में क्या है, लोगों में क्या है, आर्थिक समानता लाने का प्रयास करेगी। ठीक है, यानी कि सभी में आर्थिक समान, ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है आर्थिक समानता, कल मैंने बताया था क्या आर्थिक समानता का क्या मतलब है, वो जो ग्राफ मैंने बताया था क्या, ये जो आर्थिक समानता है उसका मतलब क्या है, वो जो मैंने ग्राफ आपको बताया था कि क्या है, जो सोसाइटी में डिवीजन है, यानी कि सोसाइटी में जो अलगाव है वो नहीं होंगे। क्या, जैसे कोई ये अमीर है, ये गरीब है, जो ऊंच नीच की खाई है उसको कम करेगा सरकार जो है हमारी, कम करेगी। तो आर्थिक समानता लाने का प्रयास करेगी, सभी को समान अवसर मिलेंगे, ऐसा ना हो कि किसी को अवसर अधिक मिले वो आर्थिक रूप से सक्षम रहे, तो आर्थिक समानता लाने का प्रयास करेगी। क्या भैया, ये जो अमीर है, ये जो ग्राफ है वो इस तरह से कुछ बनाने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो आर्थिक समानता यहां पर सोसाइटी में क्या है, ये सोसाइटी में जो डिवीजन है, क्या है, कल मैंने बताया था ना, सोसाइटी में आपका ये जो डिवीजन है, अलगाव है समाज में, वो अलगाव क्या है,
कम करने का प्रयास करेगी। तो क्या भैया, भारत की सरकार आर्थिक समानता लाने का प्रयास करेगी। ये क्या है, ये आपका मार्कर उधर, एक मिनट, चलिए, तो ये आपका क्या है, ये आपका समाजवाद है, क्या है, आपका सोशलिस्ट है। चलिए, अब कल मैंने ये बताया था, इसीलिए बताया था कि आगे आने वाले क्लासेस में आपको ये जो कीवर्ड्स डिस्कस किए गए हैं पिछले क्लासेस में, ये बार बार आएंगे, और आप ये कीवर्ड्स अगर आप समझ चुके हैं तो आपको अब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब अब कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी, आपके फिंगर पे वो कीवर्ड्स होंगे। बार बार जब भी आएगा डेमोक्रेसी, आपका लोकतंत्र, ये छोटे छोटे शब्द जब भी आएंगे, आपको कोई जुडिशियल, ये सारे शब्द आपको पता है, डाइजेस्ट है इजिली। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं आपको समझ में आ रही है चीजें कि नहीं, और प्लीज 5 लोगों को जरूर शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें कि कैसी लग रही क्लास, और लाइक का बटन दबाएं। ठीक है, क्लासेस पूरी देखा करें, आपसे रिक्वेस्ट है, क्लासेस पूरी देखा करें। चलिए, तो ये समाजवाद हो गई बात, सोशलिस्ट की हो गई। चलिए, अब एक और क्या है, आपने देखा एक और कीवर्ड यहां पर दिया हुआ है, शब्द दिया गया है पंथ निरपेक्ष। क्या दिया है, पंथ निरपेक्ष। ये पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है, इस पंथ निरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष पे दिया है। ये पंथ निरपेक्ष को बताने से पहले एक और अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। देखिए, ये जो 2 शब्द हैं, ये मैंने इसलिए इरेज नहीं किया समाजवाद को, इस पर ही थोड़ा और डिस्कस करना है, इन दोनों पर। ये समाजवाद शब्द है और ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये जो दोनों क्या है, ये जो दोनों शब्द हैं आपके, क्या किया गया, ये दोनों कीवर्ड्स आपके क्या किए गए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में पहले नहीं थे। क्या था पहले, यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, मूल संविधान, तो उस समय हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे, बाद में इसे जोड़ा गया। क्या किया गया, बाद में इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया इसको, बाद में, आपका 1976 में। कब, 1976 में, 1976 में इसको जोड़ा गया हमारे संविधान की प्रस्तावना में। किसके तहत जोड़ा गया, आपका ये 42वां संविधान संशोधन था। अभी मैं बताता हूं ये क्या है 42वां संविधान संशोधन। क्या था 42वां संविधान संशोधन। अब ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये 2 शब्द किसमें जोड़ दिए गए, हमारी जो संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिए गए। ठीक है, अब क्यों जोड़ दिए गए, समाजवाद का तो अर्थ आपको मालूम पड़ गया कि आर्थिक समानता लाने का प्रयास सरकार करेगी, तो भैया अच्छा था, ठीक था ये जोड़ना। और पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया, अभी बताता हूं उसका क्या मतलब है। पर आप ये समझिए 1976 में किसकी सरकार चल रही थी, एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि 1976 में किसकी सरकार चल रही थी, कौन प्रधानमंत्री उस समय इस पद पर था प्रधानमंत्री 1976 में, जब 42वां संविधान संशोधन किया गया। देखिए, ये जो 42वां संविधान संशोधन है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका, ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लघु संविधान बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि अपन लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन 1976 में ये याद रहे कि 42वां संविधान संशोधन किया गया। अब ये संविधान संशोधन, ये जो शब्द है संविधान में संशोधन कर, ये संशोधन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना कि संशोधन का मतलब क्या होता है, संविधान में कुछ चीजों को जोड़ना या फिर घटाना, इसको क्या कहते हैं, प्लस करना या माइनस करना, जोड़ना या घटाना क्या कहलाता है, संशोधन कहलाता है संविधान में। तो संविधान में क्या किया गया, संशोधन किया गया। और क्या किया गया, संशोधन करके यहां पर जोड़ा गया, घटाया गया, संविधान में यहां पर जोड़ा गया। क्या, ये 2 शब्द समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द दोनों जोड़ दिए गए संविधान में। ठीक है, तो यहां पर 42वां संविधान, मतलब 42वां संविधान संशोधन का मतलब 42वीं बार ये संविधान, जो संविधान का संशोधन हुआ वो 42वीं बार ये 42वां संविधान था, मतलब संशोधन था, मतलब 1 2 3 ऐसे 42वें बार का संविधान संशोधन था जब ये किया गया। ठीक है, अब यहां पे किसकी सरकार चल रही थी, यहां पर आपकी किसकी सरकार थी, आपकी इंदिरा गांधी, जो हमारी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी की सरकार उस समय चल रही थी। और देश में उस समय किस तरह के हालात थे, देश में उस समय आपातकाल की कंडीशन थी, आपातकाल के हालात थे, इमरजेंसी के दौर से भारत वो गुजर रहा था उस टाइम। तो आपातकाल के दौरान, किस दौरान, आपातकाल,
इमरजेंसी के दौरान आपका ये 42वां संविधान संशोधन किया गया और जो दो शब्द जो है वो जोड़ दिए गए। अब ये जो आपातकाल है, इमरजेंसी क्या है, वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, जब अभी हम मूल आपका फंडामेंटल राइट जो है, हमारा जो मूल अधिकार है वो पढ़ेंगे। आगे सीक्वेंस में चीजें चलेंगी, एकदम इंटरेस्टिंग चलेंगी चीजें। तो भैया ये आपातकाल आपका किस हिसाब से आपका जो राष्ट्रपति को ये शक्ति मिलती है आपातकाल की, तो अब इनडायरेक्ट वे में किस तरह से ये स्ट्रक्चर हमारा काम करता है। शक्ति तो राष्ट्रपति के पास है। अब प्रधानमंत्री ने कैसे क्या कर दिया, कैसे उस समय सरकार इंदिरा गांधी की थी, लोग आरोप लगाते हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा फेडरल जो स्ट्रक्चर है हमारा देश का संविधान किस तरह से बना, वो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ये बस जानिए कि आपातकाल उस समय चल रहा था, इमरजेंसी, और इस समय 42वां 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ और अमेंडमेंट के तहत ये 1976 में जो आपका दो वर्ड्स हैं आपका सेकुलर और ये आपका समाजवाद, ये सोशलिस्ट, ये दोनों शब्द ऐड किए गए हमारे प्रियम्बल में। ठीक है, चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूं। इतना याद रखें, ये 42वां संविधान संशोधन छोटे मोटे एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, लघु संविधान, ये भी याद रखें। ठीक है, लघु संविधान भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु संविधान। क्यों इसको लघु संविधान बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्यों बोलते हैं? ये जो संविधान संशोधन किया गया इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, लघु संविधान क्यों बोलते हैं? इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको लघु संविधान क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस संविधान संशोधन के बाद, मतलब इस संविधान संशोधन के तहत क्या किए गए? बहुत से बदलाव किए गए। किसमें? संविधान में। तो जब बहुत से बदलाव कर दिए गए तो इसी को बोलते हैं लघु, यानी छोटा संविधान इसको बोल दिया। बदलाव, बहुत सी चीजें क्या कर दी गई, एड ऑन कर दी गई, चीजों में बदलाव किया गया संविधान में, तो इसीलिए बोला जाता है ये लघु संविधान है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन? ये जो संशोधन इसको बोलते हैं, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए, ये तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब पंथ निरपेक्ष सेक्युलर क्या है उसको डिस्कस करते हैं। ये मैंने इसलिए नहीं इसको इरेज करके दिया था समाजवाद, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा क्लियर करना था। तो ये छोटे मोटे एग्जाम ये तो पूछा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन याद रखें। 1976 ये 42वां संविधान संशोधन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 1976 का। ठीक है, चलिए अब इसको इरेज करता हूं। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं आपको चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, प्लीज बताएं आप। चलिए अब अगला कीवर्ड क्या है? पंथ निरपेक्ष। क्या है अगला कीवर्ड? आपका पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष, किसी को मालूम है ये पंथ निरपेक्ष क्या होता है? सेक्युलर क्या होता है? सेक्युलर क्या होता है? ये पंथ निरपेक्ष बताएं प्लीज कमेंट सेक्शन में, किसी को पता हो ये पंथ निरपेक्ष क्या है, सेक्युलर क्या है, बताएं, किसी को बताएं। देखिए यहां पे ये पंथ और निरपेक्ष, जैसा कि आपको वर्ड है, पंथ मतलब और प्लस निरपेक्ष। ठीक है, मतलब पंथ मतलब किसी जाति धर्म, आप इससे मूलतः आप सिर्फ अभी इसको धर्म से ही देखें। ठीक है, इस पर अगर डिस्कस करेंगे पंथ मतलब क्या होता है तो अभी ब्रीफ डिस्कशन जाएगा, इस पर दूसरा डिस्कशन की ओर चले जाएंगे। अभी आप समझे सिर्फ धर्म, इसको क्यों पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं। इसकी जो मीनिंग है वो पूरी तरीके से वैसे ही है जैसे धर्म निरपेक्ष की मीनिंग निकलती है। तो ये मानिए कि पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष ही होता है। अभी इतना ही आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। ठीक है, तो ये पंथ निरपेक्ष का मतलब ये धर्म क्या है, किसी धर्म को क्या मान्यता नहीं देगा। मतलब मान्यता नहीं देने का मतलब ये क्या, वो जो भारत राज्य है, जो भारत देश है, वो किसी खास धर्म को क्या करेगा, प्रोटेक्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? प्रोटेक्ट नहीं करेगा। किस मामलों में प्रोटेक्ट नहीं करेगा? मतलब आप समझिए सभी धर्मों को समान मानेगा, मतलब किसी को ऊंच नीच नहीं करेगा कि ये धर्म ऊपर है ये नीचे है, नहीं, सब धर्म है, सबको भैया ठीक है, इक्वल क्या है, इक्वल यहाँ पर पोजीशन में रखा जाएगा, सभी धर्म को यहाँ पे समान माना जाएगा। तो क्या है, भारत राज्य क्या करेगा, यहाँ पर भारत राज्य, भारत देश क्या करेगा, भारत राज्य सभी धर्मों को क्या करेगा, सभी धर्मों को समान महत्व देगा। क्या करेगा? समान महत्व देगा। ठीक है, महत्व देगा, इक्वल इंपॉर्टेंस देगा, कोई ऊंच नीच, हमारे लिए कोई इधर उधर का नहीं है, सब भाई भाई हैं। ठीक है, इसीलिए पंथ निरपेक्ष सेक्युलर ये शब्द जो है 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर क्या किया गया, इसको ऐड किया गया सेक्युलर को। ठीक है, अब अगला जो है
आपका वो कीवर्ड्स की ओर हम बढ़ते हैं। लेकिन प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं देना ना भूलें। इससे क्या होगा, और लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आप ऐसा देखा जा रहा है कि पहली क्लास में जो आपका रुझान था बच्चों का, वो अब क्लासेस में नहीं दिख रहा है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंचे। और यहाँ पर पूरी तैयारी आपको फ्री में कराई जा रही है, ठीक है। चलिए, अब आपका अगला जो कीवर्ड्स है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। देखिए, यूपीएससी की तैयारी तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप में वो जो एनर्जी है, जो एनर्जी यूपीएससी के लिए होनी चाहिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि आपने शेड्यूल बनाना है। क्या बनाना है कि इन घंटों में मुझे ये करना है, सुबह उठकर ये करना है, ये शेड्यूल आपको बनाना है। तो किन किन लोगों ने शेड्यूल बना लिया, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या आपने शेड्यूल बना लिया अपना? क्या आपने अपना शेड्यूल बना लिया है कि किन किन इन घंटों में सुबह उठकर ये सब्जेक्ट इस तरह से पढ़ना है? और क्या आपके माइंड में ये प्रोजेक्ट बन गया है कि यूपीएससी के लिए मुझे ऐसे ऐसे तैयारी करनी है? क्या आपका माइंड बिल्कुल यूपीएससी के लिए ऑफिसर वाला माइंड के लिए आप तैयार हो क्या? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, साथ हमारा देना पड़ेगा। अगर आप हमारे साथ चलोगे तो पूरा ये जो जर्नी है, पूरी जो ये यात्रा है यूपीएससी की, वो थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको भी काम करना होगा, ठीक है। हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमारे करने से नहीं होगा, आपको भी साथ देना होगा। आपको कैसे साथ देना होगा? आपको ये शेड्यूल टाइट बनाना होगा। टाइट शेड्यूल के तहत आप क्या करना होगा, सुबह उठते ही क्या माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, वही कमीशन चलना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग, आपको एग्जामिनेशन देना है, 25 में अटेम्प्ट करना है, 26, 27, 28, इन चार्ट कभी भी अटेम्प्ट करना है। लेकिन लक्ष्य सिर्फ ये बनाए कि भैया ये एक सिर्फ पोस्ट पानी है। ये हटा दे माइंड में कि इतने पोस्ट निकलते हैं, 1000 आए इस बार, या 900 ही आए, या 800 ही आए। ये बिल्कुल नहीं, आपको तो एक ही चाहिए ना, वो सुना है ना, सिर्फ एक ही चाहिए। और एक आ जाएगा। कब आएगा? अगर आपने जो यूपीएससी के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, अगर आपने अपने में ला लिए, ये रूल्स रेगुलेशन जो हम संविधान में पढ़ रहे हैं, वो क्या है भैया? वो रूल्स रेगुलेशन आपके किस पे होने चाहिए? आपकी लाइफ में भी होने चाहिए। अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो ये एग्जाम बहुत बहुत छोटा हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि आप अगर अपने इरादे बड़े कर लिए तो ये जो एग्जाम है, ये जो लक्ष्य, ये जो टारगेट है, वो सब टारगेट छोटे हो जाएंगे। इरादे बड़े करिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया आप ये टारगेट सेट करो, और टारगेट सेट करो और इसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। अब देखिए, ये जो सिलेबस, तो ये सारी चीजें चली रही हैं। अब ओनली यूपीएससी के इस चैनल पर आपको ये क्लासेस पॉलिटी की मिल रही है, ठीक है। अब जो आपकी इकोनॉमी की क्लास है, वो इकोनॉमी की क्लास आपको 3-4 दिनों में, मतलब आपको मंडे से मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो कब से? 20वीं क्लास से शुरू होगी। जो क्लास 19 पहले से हो चुकी है उसके आगे से होगी। तो अभी आपको क्या करना है, जो मैं कल की क्लास में भी आपको बताया था, जो 19 क्लास इकोनॉमी की हुई है, ठीक है, 19 क्लास इकोनॉमी की, उसकी प्ले लिस्ट पूरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जाके इस इकोनॉमी क्लास की प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, 19 क्लास आपके सामने आ जाएंगी। और ये 19 की 19 क्लासेस आप कर लें, यकीन मानिए जैसे आपको पॉलिटी समझ में आ रही है, वो पूरा झूम कर भी आप इकोनॉमी पढ़ेंगे। फिंगर पर होगी इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी को एकदम आसान बना दिया है, एकदम फिंगर आपके हाथों में होगी इकोनॉमी। तो जिनको डर लगता है इकोनॉमी से, अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्लास अगर आप करें और अपना फीडबैक भी दें कि आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं। और इकोनॉमी की जो बुक है, वो बुक यहाँ पर 19 क्लासेस हो चुकी हैं। जिनको नहीं मालूम, वो बुक जो इकोनॉमी की है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया गया है, वहां पर दे दिया गया है, ठीक है। पहले ही दे दिया गया था, मतलब 10-15 दिन पहले ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया था। तो 10 to 15 डेज पहले ही आपको टेलीग्राम पर मिल गया है, ठीक है। जिनको नहीं मिला है वो आप जाकर वहां पर विजिट करें टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम की जो लिंक है हमारे, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब चलिए, लोगों के कमेंट, जब लाइव यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर रोज लाइव सेशन होता है, यानी कि क्लास के बाद रोज आपका डेली क्या करते हैं, हम यहाँ पर हम लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से, और जिनकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो है वहां पर सॉल्व किया जाता है। क्लास में कोई दिक्कत है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो वहां पर लोग जुड़ते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा दिया जाता है। टॉपिक अगर समझ में नहीं आया क्लास में, तो वहां पर डिस्कस आपको किया जाता है। तो ये रात में कब किया जाता है? रात में 10-10:30 बजे की सेशन ये शुरू होता है, लगभग इसी के आसपास, और आधे घंटे, कभी कभी 1 घंटे भी चल जाता है। तो सिर्फ यहाँ पे नहीं, मेंटरशिप वाला जो कहा गया था कि मेंटरशिप
की प्रोग्राम की क्लासेस सेशन आपको दिया जाएगा, तो लाइव वो वहां पर आपको मिल रही है। ठीक है, अब बच्चे बड़ी संख्या में वहां पे क्या पूछ रहे हैं कि आपकी क्लासेस जो एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, न्यूज़पेपर को कैसे डील करें और न्यूज़पेपर का क्या नोट बनाना चाहिए और पीवाईक्यूज कैसे हम पढ़ें, ये सारी चीजें बच्चे वहां पूछ रहे हैं, जिसका जवाब एक एक करके रोज वहां पर मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जो स्टूडेंट है, पार्टिसिपेंट है, वो यही प्रश्न होता है कि ये सारी जो मैंने अभी आपके सामने क्वेरीज रखी, तो ये सारी क्वेरीज आपको 1 से 2 दिन में ये सारी क्वेरीज पर एक वीडियो अपलोड होगी, बहुत विस्तृत वीडियो होगी, पूरी डिटेल्ड होगी। इसमें आपको तैयारी की शुरुआत में आपको नोट्स कैसे बनाना है, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें, क्या आप न्यूज़पेपर में चीजें दी गई हैं, कैसे आप न्यूज़पेपर को सिलेबस से जोड़ें, ये बेसिक जो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, ये सब पर डिस्कशन 2 दिनों में आपको ओनली यूपीएससी का जो दूसरा चैनल है शुभम मिश्रा वाला, शुभम मिश्रा के नाम से जो चैनल है हमारा दूसरा, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ये इस चैनल पर 2 दिन में उस पर एक विस्तृत डिटेल्ड वीडियो होगी और सारा कंफ्यूजन वहां क्लियर किया जाएगा, ताकि एक एक बच्चों को बताना ना पड़े। ठीक है, और नोट्स कैसे बनाए, ये सब कुछ, पीवाईक्यूज को मैगजीन कैसे पढ़े, ये सारी कुछ आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। शुभम मिश्रा वाला चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं, रिज्यूम करते हैं आपकी क्लास को। देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने धर्म निरपेक्षता को पढ़ा, पंथ निरपेक्षता को पढ़ा, सेक्युलर को पढ़ा। ठीक है, क्या है ये सेक्युलर शब्द। ठीक है, चलिए अब अगला जो कीवर्ड्स है वो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये क्या है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, किसी को मालूम है क्या है ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य? लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य, किसी को मालूम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या मतलब होता है। देखिए, इसका अगर हम सही अर्थों में मीनिंग डिफाइन करने को यहां पर करें तो हम पाएंगे लोकतंत्रात्मक गणराज्य का यह मतलब निकलता है कि जो भारत की जनता है वो भारत की सरकार को क्या है, चुनती है। सरकार जो है वो भारत की जनता द्वारा ही चुनी जाती है। ठीक है, तो क्या है, भारत की सरकार जनता के लिए जनता द्वारा क्या है, चुनी जाती है। क्या है भैया, भारत की सरकार क्या है, भारत की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है। ठीक है, चुनी जाती है, तो जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, लोग डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है भैया, क्या है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? तो भैया वही है ना कि भारत की सरकार हम और आप चुनते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई शासन पहले से कर रहा है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी की तानाशाही चल रही है। लोकतंत्र द्वारा, वोटिंग द्वारा यहाँ पर क्या होता है, चुनाव के द्वारा यहाँ पर शासन होता है। इसलिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, रिपब्लिक कंट्री है भारत की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है, इसीलिए ये कहते हैं। ठीक है, और जो हेड ऑफ कंट्री, हेड ऑफ नेशन होगा हमारा, वो यानी कि आपका राष्ट्र अध्यक्ष भारत का जो होगा वो क्या होगा, वंशानुगत नहीं होगा। क्या होगा भैया, जो हेड ऑफ स्टेट होगा हमारा, जो आपका क्या होगा, भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वो क्या होगा, ये वंशानुगत नहीं होगा। बात को समझिएगा, यहाँ इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन द्वारा ही, चुनाव के द्वारा ही लोग चुने जाते हैं ना। तो हेड ऑफ स्टेट जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष है वो तो इलेक्शन द्वारा ही चुना जाता है, इलेक्ट होकर आता है। तो भैया ये क्या है, ये वंशानुगत नहीं होगा। अगर वंशानुगत का मतलब किसी वंश का, मतलब पहले मैं आया, फिर मेरे बच्चे आए, फिर उसके बच्चे आए, उस पोस्ट पर बने हुए हैं, इसको यही बोलते हैं। ठीक है, वंशानुगत। तो कहने का मतलब है भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का असली अर्थ है यही निकलता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये चारों कीवर्ड्स को देखा। क्या देखा भैया, सबसे पहले हमने यहां पर क्या देखा, क्या डिस्कस किया कि भैया ये जो भारत है, भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है। क्या है, भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है और भारत में समाजवाद है और क्या क्या, पंथ निरपेक्ष भी भारत राष्ट्र है। भारत देश पंथ निरपेक्षता
के फेवर में हो है, और इसी के साथ साथ अपने को ये देखा कि भैया लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये क्या है, ये प्रस्तावना के मेन कीवर्ड्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब इसको घुमा फिराकर आपको एकदम क्लियर होने चाहिए चीजें कि ये क्या है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें अगर आप क्लियर रहेंगे आपके माइंड में तो आप चीजों को सही से टैकल कर पाएंगे, क्वेश्चन भी आप सही से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और क्लासेस कैसी लग रही हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करें और ये बताएं कि आपको क्लास अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, जो भी लग रही है वो प्लीज बताएं। क्लास आज की बहुत छोटी रखी जा रही है, रीजन ये है कि आप स्टूडेंट का बहुत ज्यादा साथ नहीं मिल रहा है, तो प्लीज आप लोग पूरी वीडियो देखे करें। और ये अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो पूरा डिटेल में होगा, और हम जल्द ही फंडामेंटल राइट पर शिफ्ट करेंगे। किस पर? एफआर पर शिफ्ट करेंगे कि मूल अधिकार क्या है, वो डिटेल्ड होगी। फिर आप ये कहें कि वो गाड़ी तेजी से चलेगी, और फिर आपको कमर कस लेना होगा कि भैया ये जो प्रिपरेशन है वो जो क्लासेस हैं आपकी, ये जो क्लासेस आपकी कराई जा रही हैं, इन क्लासेस में मानकर ये चले कि अगर इन क्लासेस को आपने सही से कर लिया तो यकीन मानिए कि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आपसे आपके करीब है, और आप उसे पीछे छोड़ जाएंगे। मतलब पीछे छोड़ने का मतलब यह है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो भैया आप क्या करें कि इन चीजों को पढ़ें, नोट्स बनाएं, और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत हो, तो ये नंबर तो आपका यूनिवर्सल है 9711411048। इस पर क्या करें, व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, और अपनी राय देना ना भूलें। टेलीग्राम पर आपको बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, टेलीग्राम पर लाइव सेशन भी किया जाता है। आज का लाइव सेशन जो है वो रात में होगा, टाइम मैंने पहले ही बताया, उससे जुड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करते रहें इस वीडियो को।